हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन डिजीज उसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोटोजोआ जनित रोग तथा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तथा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यहां पे क्या होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग से जो टॉपिक पढ़े, प्रोटोजोअल डिजीज कौन कौन सी है, उनके पैथोजेंस कौन कौन हैं, उनके रोग वाहक यानी वेक्टर कौन कौन हैं, तो थोड़ा सा हम उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी देख लेते हैं, सिम्टम्स के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो डिजीज पढ़ रहे हैं उसका नाम है मलेरिया, और हमने एक बात पढ़ी थी कि इस रोग का रोगजनक, इस रोग का रोगजनक हमने एक नाम लिखा था प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्पीसीज नामक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ एक संघ है, उसका सदस्य है ये। देन किसी भी सजीव का नाम लिखा जाता है तो जो पहला नाम होता है वो वंश होता है और दूसरा नाम क्या होता है, स्पीसीज। तो हम यहां लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मोडियम एक वंश है जिसकी 4 प्रमुख प्रजातियां मीन्स स्पीसीज निम्न हैं। अभी 4 प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी इसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिख रहे हैं यहां पर प्लाज्मोडियम, जो एक वंश का नाम है। चारों प्रजातियों में वंश एक ही रहेगा और एक वंश में एक से अधिक जातियां हो सकती हैं, तो चारों जगह हमने लिख दिया प्लाज्मोडियम। फिर हमने लिखा प्लाज्मोडियम और एक बार फिर प्लाज्मोडियम, यानी हर जगह हमने प्लाज्मोडियम लिखा है। ये प्लाज्मोडियम क्या है, एक वंश का नाम है, जीनस का नाम है। अब एक वंश में एक से अधिक जातियां हो सकती है, तो हम यहां पर नेक्स्ट जो लिखेंगे नाम वो होगा इसकी प्रजातियां। सबसे पहले लिखा हमने वाइवेक्स, उसके बाद लिखा हमने ओवेल, उसके बाद लिखा हमने फेल्सीफेरम और इसके बाद लिखा हमने मलेरी। अब यहां पर 4 प्रजातियां हमने लिख ली प्लाज्मोडियम की, लेकिन यहां पर एक अच्छा प्रश्न यह बनता है कि इन चारों में से जो सबसे कॉमन स्पीसीज है, सबसे सामान्य प्रजाति है, वो कौन है। तो यहां पर राइट आंसर जाता है वाइवेक्स, सबसे सामान्य प्रजाति। इन चारों में से सबसे सामान्य प्रजाति कौन है, वाइवेक्स। लेकिन अगर आपसे इसी की तरह का एक प्रश्न पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे सामान्य बुखार कौन सी प्रजाति उत्पन्न करती है, तब अपने को आंसर देना है मलेरी। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ये सबसे सामान्य बुखार जिसको अपन मलेरिया कहते हैं, मलेरिया सामान्य भाषा में मलेरिया, सबसे कॉमन फीवर होता ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों प्रजातियों में से सबसे खतरनाक बुखार किस प्रजाति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो वो होती है फेल्सीफेरम। इसके ब्रैकेट में लिखते हैं अपन सबसे खतरनाक बुखार, और सबसे खतरनाक बुखार को किस नाम से जाना जाता है, ब्रेन फीवर, मस्तिष्क बुखार। बुखार माथे पे चढ़ जाता है, वैसे तो कॉमनली बॉडी में होता है, लेकिन अगर ये फीवर माथे में चढ़ जाए यानी मस्तिष्क में चढ़ जाए तो सबसे खतरनाक बुखार होता है, इसी को कहते हैं ब्रेन फीवर। इसके बाद अपन चलते हैं कि प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा था कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है, रक्त में पाया जाता है, रक्त में रहकर ये मल्टीप्लिकेशन करता है। तो
कैसे कैसे ये संक्रमित करेगा? सबसे पहले देखो ये दो जनों को संक्रमित करता है, एक तो मनुष्य और एक मच्छर। लेकिन मनुष्य के माध्यम से कौन संक्रमित हुआ? मच्छर। और मच्छर के माध्यम से कौन संक्रमित हुआ? मनुष्य। तो ये साइकिल जो चलता रहता है, ये कैसे चलता है अपन इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ये नोट कीजिए आप। इसमें सबसे पहले एक मादा एनोफिलीज मच्छर एक संक्रमित मनुष्य को कांटेक्ट में लेती है। जैसे कि डायग्राम के माध्यम से अपन देखते हैं कि ये एक मनुष्य है और ये मलेरिया रोग से ग्रसित है। मलेरिया संक्रमित मनुष्य। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मलेरिया रोग से संक्रमित मनुष्य है तो इसके ब्लड में कौन प्रेजेंट है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उपस्थित। लेकिन ये प्लाज्मोडियम जब इसकी बॉडी से मादा एनोफिलीज मच्छर की बॉडी में प्रवेश करेगा, या गई एक मादा एनोफिलीज मच्छर जो इस पर बैठ गई, ब्लड सक करने लग गई और ये हमने बना दिया एक मच्छर। इसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। अब हमारा प्रश्न यह है कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये इस मादा एनोफिलीज मच्छर के ब्लड में जाने वाला है, यानी बॉडी में जाने वाला है। तो ये किस अवस्था में इसको संक्रमित करेगा? यानी इस मनुष्य से प्लाज्मोडियम जब मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में प्रवेश करेगा तो वो किस अवस्था में प्रवेश करता है? तो सबसे पहले तो तीर के निशान के ऊपर मैं लिख देता हूं कि ये यहां से यहां तक कौन जा रहा है? प्लाज्मोडियम। ये चला गया प्लाज्मोडियम। लेकिन किस अवस्था में जा रहा है, किस अवस्था में इसको संक्रमित कर रहा है? तो वो अवस्था है गेमिटोसाइट्स। गेमिटोसाइट्स अवस्था। इस अवस्था में ये मादा एनोफिलीज मच्छर को संक्रमित करता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मादा एनोफिलीज मच्छर को प्लाज्मोडियम किस अवस्था में संक्रमित करता है, तो अपने को राइट आंसर देना है गेमिटोसाइट्स। अब क्या होगा? मच्छर ने खून चूस लिया, कर गई वो अपना काम। इसके बाद वो यहां से क्या भरेगी? उड़ान भरेगी, कुछ जगह पर बैठेगी। इस दौरान क्या होगा कि मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में जो गेमिटोसाइट्स प्रवेश किया था, गेमिटोसाइट्स ने प्रवेश किया था, वो अवस्था अब एक अन्य अवस्था में बदल जाएगी जिसका नाम है स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट भी लिख सकते हो, स्पोरोजोइट भी लिख सकते हो, दोनों नाम में लिखा दूंगा। फिलहाल ये लिख लेते हैं, थोड़ी देर बाद जोइट भी लिख लेंगे अपन। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में तो कौन पहुंचा था? गेमिटोसाइट्स। लेकिन अब इसी की बॉडी में रहते हुए गेमिटोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोरोजोइट्स अवस्था में। इसका मतलब ये एक बार फिर मैंने बना दिया यहां पर मादा एनोफिलीज मच्छर जो पहले गेमिटोसाइट युक्त थी, लेकिन अब गेमिटोसाइट्स जो इसकी बॉडी में प्रवेश किया था वो किस अवस्था में बदल चुका है? स्पोरोजोइट। यानी अब जो मच्छर है मादा एनोफिलीज मच्छर उड़ान भर रही है, बैठ रही है। अब इसकी बॉडी में अगर पूछा जाए कि गेमिटोसाइट्स के बाद किस अवस्था का निर्माण हो चुका है, तो अपन लिखेंगे स्पोरोजोइट। इस बार मैंने स्पोरोजोइट लिख दिया। स्पोरोजोइट अवस्था इसकी बॉडी में मौजूद है। अब ये मच्छर किसी आप में से किसी की बॉडी पर बैठ गई थी। अब आपके शरीर पर बैठने के बाद क्या होगा? ये मच्छर फिर से वही हरकत करेगी। पहले से तो ब्लड सक करेगी और दूसरे से क्या छोड़ेगी? लार। और उस लार में कौन मौजूद है? स्पोरोजोइट, जो किसका रूप है? प्लाज्मोडियम का। मैं यहां पे कंप्लीटली लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लाज्मोडियम यानी किस अवस्था में है इस बार प्लाज्मोडियम? गेमिटोसाइट्स। और यहां पर भी प्लाज्मोडियम है किस अवस्था में? स्पोरोजोइट।
अब ये प्लाज्मोडियम किसकी बॉडी में प्रवेश करेगा? ये आपकी बॉडी पर बैठ गई, लार डालेगी, लार के साथ आपकी बॉडी में कौन जाएगा? स्पोरोजोइट। और ये एक बार फिर मनुष्य बना दिया मैंने, लेकिन इस बार जो मनुष्य है वो कौन है? एक स्वस्थ मनुष्य है, एक स्वस्थ मनुष्य है। और इसकी बॉडी में मादेनोफिलिस मच्छर की बॉडी से क्या प्रवेश करने वाला है? प्लाज्मोडियम। लेकिन किस अवस्था में प्रवेश करेगा? स्पोरोजोइट। ये दो अच्छे प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, जब आता है तो कठिन लगता है, लेकिन याद होता है तो सिंपल लगता है। एक प्रश्न यहां से बनेगा कि जब एक मादेनोफिलिस मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित मनुष्य की बॉडी पर बैठकर ब्लड सक करती है, तो ब्लड के माध्यम से उसकी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम जाता है वो किस अवस्था में जाता है? गैमेटोसाइट्स। मींस एक मादा एनोफिलिस मच्छर को ये प्लाज्मोडियम किस अवस्था में संक्रमित करेगा? गैमेटोसाइट्स। लेकिन ये मादा एनोफिलिस मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी पर बैठती है, लार डाल देती है, तो इसकी बॉडी से इसकी बॉडी में कौन चला गया? प्लाज्मोडियम। यानी ये क्या हो चुका है? संक्रमित। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के द्वारा, जो किसकी बॉडी में था? मादा एनोफिलिस मच्छर, लेकिन अब किसकी बॉडी में जा रहा है? एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में। तो ये स्वस्थ मनुष्य इस प्लाज्मोडियम के द्वारा संक्रमित होने वाला है, लेकिन किस अवस्था में ये प्लाज्मोडियम इस स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करेगी? स्पोरोजोइट्स फेज में। तो दो अच्छे प्रश्न है कि मादा एनोफिलिस मच्छर जिसकी बॉडी में पहले किसी भी प्रकार का प्लाज्मोडियम नहीं था, पहली बार प्रवेश कर रहा है। इसकी बॉडी में भी कोई प्लाज्मोडियम नहीं था, पहली बार प्रवेश कर रहा है। तो ये किस अवस्था में प्लाज्मोडियम से संक्रमित होगी? गैमेटोसाइट्स। और ये किस अवस्था में प्लाज्मोडियम से संक्रमित होगा? स्पोरोजोइट्स। तो ये दो अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं कि ये स्पोरोजोइट जब एक स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में प्रवेश करता है तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न करेगा। इसको भी देख लेते हैं अपन। अब बॉडी में कौन प्रवेश कर रहा है? ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइट नामक प्लाज्मोडियम। देखिए, यह स्पोरोजोइट मानव शरीर में अथवा रक्त शरीर ही लिखते हैं, मानव शरीर में आरबीसीज व यकृत कोशिकाओं, लिवर सेल्स को नष्ट करने लग जाता है। और ये काफी अच्छा प्रश्न है जो कई बार पूछा हुआ है कि मलेरिया रोग का जो प्लाज्मोडियम होता है रोगजनक, किस अवस्था में प्रवेश किया था? स्पोरोजोइट। तो ये मानव शरीर में किस किस भाग को प्रभावित करता है? तो यहाँ दो आंसर जाते हैं, तो आरबीसी और एक लीवर सेल्स, यकृत की कोशिकाएं। अब यहां पर आरबीसी को नष्ट कर दिया इसने, ये आरबीसी नष्ट हो रही है। आरबीसी नष्ट होती है किसके द्वारा? स्पोरोजोइट। तो ये स्पोरोजोइट यह स्पोरोजोइट आरबीसी को नष्ट करके गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी अपनी संख्या को बढ़ाना, गुणन करने लग जाता है। साथ ही मानव रक्त में हीमोज्वाइन
नामक संरचना का निर्माण करने लगता है। अभी जो संरचना बनी हीमोज्वाइन नाम की, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण मानव शरीर में ठिठुरन, ठंड व ज्वर यानी बुखार उत्पन्न होने लग जाता है। यह आपकी मलेरिया डिजीज कंप्लीट। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम हमने लिखा था अमीबता, अमीबियासिस या फिर पेचिस। अब अमीबता जो डिजीज है, नेक्स्ट डिजीज है अपने पास अमीबता। इसमें हमने क्या लिखा था, इसमें हमने लिखा था कि यह रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसको भी अपन देख लेते हैं। अगले डिजीज की तरफ चलते हैं अपन, जिसका नाम है अमीबता। सेकंड नंबर अथवा अमीबियासिस। पेचिस भी हमने इसका नाम लिखा था। इस रोग में क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पहले लिखा दिया, इस बार लाइटिका लिखा रहा हूं, दोनों शब्द आ सकते हैं। यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब देखो क्या हुआ, ये एक जल था, हमने लिखा था कि रोग जल के माध्यम से फैलता है और इस जल में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रेजेंट है। इस पानी को किसने पी लिया, एक स्वस्थ मनुष्य ने। ये एक स्वस्थ मनुष्य है, इसने इस जल को ग्रहण कर लिया। अब इस जल में कौन मौजूद था, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो किसकी बॉडी में प्रवेश करने वाला है, मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में। ये लिख दिया AH। लेकिन ये किस अवस्था में इस मनुष्य को संक्रमित करेगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर राइट आंसर जाता है ट्रोफोजोइट अवस्था। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख देते हैं, यह ट्रोफोजोइट। अब यहां ट्रोफोजोइट लिख दिया मैंने, यहां ट्रोफोजोइट लिख दिया। ट्रोफोजोइट अवस्था में मानव शरीर को संक्रमित करता है। अब ये ट्रोफोजोइट यानी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है, किस अवस्था में प्रवेश कर रहा है, ट्रोफोजोइट फेज में। तो मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद ये सीधा कहां चला जाता है, मनुष्य की आंत में, इंटेस्टिन। और इंटेस्टिन में जाने के बाद क्या करेगा, जो वहां की सेल्स होती हैं उनको नष्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो उत्पन्न हुआ वो किसके साथ बाहर निकलने लगता है। अब आंत है, आहार नली है, एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसका फाइनल जो रिजल्ट निकलता है डाइजेशन के बाद वो होता है नॉन डाइजेस्टिव फूड यानी मल, वेस्ट मटेरियल। तो ये जो ट्रोफोजोइट है इस शरीर में जाने के बाद सीधा कहां चला जाएगा, आंत में, इंटेस्टिन में, और वहां की सेल्स को क्या करेगा, नष्ट करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक होगी सेल्स तो ब्लड निकलेगा, और ब्लड सीधा किसके साथ बाहर निकलेगा, मल के साथ। तो एक कैरेक्टर और लिख लेते हैं अपन इसका, यह ट्रोफोजोइट
मानव शरीर में प्रवेश करने के पश्चात आंत में चला जाता है तथा आंत की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है। जिसके कारण आंत में उत्पन्न घाव से रक्त बहने लगता है। यह रक्त व आव का मतलब होता है झाग जैसी संरचना। यह रक्त व आव झाग मल के साथ बाहर निकलते हैं। ये इसका कैरेक्टर है। मल के साथ अगर ब्लड या फिर झाग दोनों एक साथ निकल रहे हैं, इसका मतलब किस रोग से ग्रसित हो चुका है व्यक्ति? अमीबियासिस। ये अपनी सेकंड डिजीज भी कंप्लीट हुई। इसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम है डायरिया। अगला टॉपिक डाल लीजिए आप, डायरिया। इसको अपन ने अतिसार नाम भी दिया था और जियार्डियासिस नाम भी दिया था, क्योंकि जियार्डिया नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इस डिजीज में क्या होता है, मानव शरीर में उल्टी और दस्त लग जाते हैं। अगर इनिशियल फेज है तो कोई बात नहीं, आराम से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये डिजीज एक लास्ट फेज तक, टीलो फेज तक पहुंच जाए, टीलो का मतलब होता है अंतिम, फेज का मतलब अवस्था, अंतिम अवस्था तक पहुंच जाए ना, बहुत ज्यादा ग्रसित कर दे मनुष्य को इस रोग से, तो फिर मानव शरीर में उल्टी दस्त के द्वारा जल की काफी कमी हो जाती है। यहां तक कि मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक अतिसार ऑब्लिक डायरिया। इस रोग का रोगजनक जियार्डियासिस नामक प्रोटोजोआ है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, कैरेक्टर लिख रहे हैं अपन, सिम्टम्स लिख रहे हैं अपन, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में उल्टी व दस्त लग जाने के कारण जल की कमी अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाती है। यदि इस ग्रसित व्यक्ति में जल की अत्यधिक कमी, इसका मतलब यह है कि जो डिहाइड्रेशन हुआ है वो एक टेलोफेज अवस्था तक पहुंच जाए, लार्ज स्केल पर पहुंच जाए, अत्यधिक कमी हो जाती है, तो उसकी मृत्यु तक संभव है, यानी वो मर भी सकता है।
उल्टी और दस्त को एक नॉर्मल डिजीज ना समझें, ये काफ़ी भयानक डिजीज हो सकती है। अगर मानव शरीर में उल्टी दस्त के द्वारा जल की अत्यधिक कमी हो गई तो हमारी बॉडी में, हमने पढ़ा था कि जो कुछ भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वाटर। और अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा डाउन होगी इसका मतलब प्रोसेसिंग खत्म और बॉडी की क्या हो जाएगी? डेथ। इसी के साथ आपका ये अतिसार डायरिया नामक टॉपिक भी कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट डिजीज की तरफ, जिसका नाम है काला अजहर रोग, जिसको हमने लेशमैनियासिस नाम भी दिया था। इसको वैसे काला जार कहते हैं, लिशमैनियासिस या लेशमैनियासिस। यह रोग लेशमानिया डोनोवनी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस डिजीज में क्या होता है? सबसे पहले देखो, इसका नाम है काला अजहर रोग। काला अजहर रोग, ब्लैक फीवर डिजीज भी इसको कहते हैं, लिशमैनियासिस भी कहते हैं। जब ये लेशमानिया एक ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है तो ये क्या करेगा? उसका जो लीवर होता है उसको डैमेज करने लग जाता है। लेकिन लीवर एक सेकेंड पार्ट है इसके लिए। उससे पहले ये सबसे ज्यादा डैमेज करता है प्लीहा या स्प्लीन नामक ऑर्गन को। यह मानव शरीर में प्लीहा अथवा स्प्लीन, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, नामक अंग को प्रभावित इसी को करेगा ये। लेकिन अगर ये लार्ज स्केल पर फैल जाता है तो ये लिवर को भी डैमेज कर सकता है। प्लीहा अथवा स्प्लीन नामक अंग को प्रभावित करता है। यह, इसका एक और सिम्टम्स देखते हैं। यह मानव शरीर में जगह जगह पर, यानी किसी भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में जगह जगह पर फोड़े उत्पन्न करता है। ये इसके दो अच्छे सिम्टम्स हैं। एक तो जो प्लीहा स्प्लीन होती है, ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उसको डैमेज करेगा। इसके अलावा ये शरीर के विभिन्न हिस्सों पर फोड़े उत्पन्न करने का कार्य भी करता है, जो काफी दर्द पैदा करते हैं। 5 नंबर की डिजीज है अपने पास निद्रा रोग। निद्रा यानी स्लीपिंग सिकनेस इसे कहा जाता है। मुख्य रूप से ये कहाँ हुई थी? अफ्रीका के लोगों में अफ्रीकन डिजीज कहा जाता है। और हमने इसको एक और नाम दिया था, ट्रिपेनोसोमियासिस। अब इस नाम को देने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि जो प्रोटोजोआ है उसका नाम यही है। यह रोग ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अच्छा, अपन ने ये लिख दिया। इस रोग का इस तरह से लिखें, इस रोग का रोगजनक लेशमानिया डोनोवनी नामक प्रोटोजोआ है। उसी प्रकार से यहां पर भी लिखेंगे, इस रोग का
रोगजनक, ताकि अपन कंफ्यूज ना हो, ये रोगजनक शब्द जरूर आना चाहिए। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नामक प्रोटोजोआ है। अब ये क्या करता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नाम का जो प्रोटोजोआ है ये क्या करता है, यह मानव शरीर के मस्तिष्क का भी एक भाग होता है, पहले मैं मस्तिष्क लिख देता हूं, मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क जिसको अपन सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम में उपस्थित सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको CSF के नाम से जाना जाता है, को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप, यानी जो रिजल्ट निकलता है उसके इंपैक्ट से, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी व्यक्ति को निद्रा यानी नींद आने लग जाती है। यहां तक नोट करें, इसके बाद अपन पढ़ते हैं अगली डिजीज। पांच डिजीज हो गई अपनी, 2 और बाकी है। नेक्स्ट डिजीज का नाम एक तो टॉक्सिप्लाज्मोसिस बचा हुआ है और एक बची हुई है योनिशोथ। नंबर 6 पे हमने लिखा था योनिशोथ, जिसको वेजाइनेटिस, वजाइना योनि को कहते हैं, वेजाइनेटिस अथवा ट्राइकोमोनियसिस नामक रोग भी कहा जाता है। अब इसके बारे में हमने क्या लिखा था कि इस रोग का रोगजनक ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, देखो ये वजाइना को प्रभावित करता है, इंपैक्ट डालता है वजाइना पर, इसी वजह से इसकी जो, ये तो हुआ वंश, ये हो गई प्रजाति, तो इसकी जो स्पीसीज है वजाइनेलिस, ये वजाइना को इंपैक्ट डालती है, इस वजह से इसका नाम वजाइना के नाम पे रख दिया, वजाइनेलिस। इस रोग का रोगजनक ट्राइकोमोनास वजाइनेलिस नामक प्रोटोजोआ है। यह महिलाओं की योनि यानी वजाइना को प्रभावित करता है, जिसके कारण योनि या योनि मार्ग में दर्द उत्पन्न होने लगता है। एक आखिरी डिजीज हमारे पास बची हुई है नंबर 7, जिसका नाम हमने लिखा था टॉक्सी, क है ये आधा, टॉक्सिप्लाज्मोसिस। इसके बारे में भी देख लेते हैं अपन। सबसे पहले
इस रोग का रोगजनक, इस रोग का रोगजनक टोक्सीप्लाज्मा गोंडी, कई जगह गोंडी गोंडियाई भी लिखा हुआ आ सकता है, नामक प्रोटोजोआ है। इस रोग से कोई इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कोई विशेष लक्षण इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये काफी नॉर्मल डिजीज है, सिंपल डिजीज है, सामान्य सा रोग है। इसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी बॉडी पे, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमारी बॉडी पे डाल सकती है। जैसे कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और उसको ये डिजीज हो जाती है तो उसके मिसकैरेज यानी गर्भपात होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो एक पॉइंट हम ये भी लिख लेते हैं, यह रोग गर्भवती महिला में गर्भपात यानी मिसकैरेज कर सकता है या कर देता है। इसके अलावा अपन एक और पॉइंट लिखते हैं कि यह रोग एड्स व कैंसर आदि के रोगी व्यक्ति में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, अर्थात मस्तिष्क, मुख्य रूप से तो मस्तिष्क को ही प्रभावित करता ही है, लेकिन मेरुरज्जु को भी यह प्रभावित कर सकता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु को प्रभावित कर देता है या करता है। इसी के साथ आपकी प्रोटोजोअल डिजीज, इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हुए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, जिसमें अपना टॉपिक होगा प्रोटोजोअल डिजीज तो हम पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन लिखेंगे जीवाणु जनित रोग तथा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।